इस बार 26 जेन्युइनली लग रहा है जैसे एक नया नीट होने जा रहा है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। और जैसे आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर पार्शियल ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि पार्शियल ड्रॉप कैसा रहेगा, ठीक है, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूं। नीट 26 इस बार भाई बहुत अलग है, ठीक है। पहली बात तो मैं पार्शियल ड्रॉप रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझिए। पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है कि आपके पास समय कितना है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में हैं जहां पे आपका 6 से 8 घंटा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉलेज में जाता है, इसके साथ आप बताओ नीट की 12 से 15 घंटे वाली या 10 से 12 घंटे वाली ही स्टडी कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे बताओ। अगर 10 से 12 मिनिमम पकड़ूं, या 10 से 12 मिनिमम पढ़ना है, और 6 से 8 घंटा तो ये कॉलेज में रहता है, ठीक है। अब ये नीट हो गया, ये कॉलेज हो गया, ठीक है, थोड़ा फेयर करते हैं इसको। अब ये 16 घंटा हो गया और ये 20 घंटा हो गया। अब 16 घंटा तुम्हारा यहाँ चला गया, इसी में 7 से 8 घंटे की भी स्लीप जोड़ लो, ठीक। 20 घंटा तुम्हारा यहाँ चला गया, अगर तुम 12 से 8 वाला पकड़ते हो रेशियो, तो 7 से 8 घंटा भी यहाँ स्लीप चाहिए, तो बताओ टाइम बचा कहाँ। अगर सिर्फ एग्जाम देने जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, मुद्दा इज दैट आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, आप कोई ड्रॉप ले रहे हैं, मुझे बस एक चीज से मतलब है, क्या आप 12 से 15 घंटा नीट को दे सकते हैं, बस। आप कोई भी ड्रॉप लो, आप कोई भी ड्रॉप लो, पार्शियल लो, ठीक है, कंप्लीट ड्रॉप लो, फॉरेन से ड्रॉप लो, कहां से लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना है कि मुझे नीट के लिए, ठीक है, 12 से 15 घंटे की स्टडी डेली चाहिए। क्या आप दे सकते हैं? अगर आप दे सकते हैं तो आप पार्शियल ड्रॉप में जा सकते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। अब इसके बाद जो लोग कंप्लीट ड्रॉप में है, ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट है वो कंप्लीट ड्रॉप में है, अब उनको समस्या ये है कि ऑनलाइन जाए ऑफलाइन। कितने लोग को अभी भी मेंटरशिप तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ये समस्या आ रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन। कितने लोग के जहन में आ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन? ये बहुत इस समय बच्चे यही कर रहे हैं, ठीक। ऑनलाइन से पेपर टफ आ गया, ठीक, ऑफलाइन से चलते हैं पेपर इजी आ जाएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पेपर टफ आ गया, और ऑफलाइन चले जाएंगे तो पेपर इजी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। चलो, एक ऑफलाइन पे मिलता क्या है, एक ऑफलाइन में मिलता क्या है, टीचर सामने होते हैं, टीचर आपके सामने होते हैं, ठीक है। इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, टीचर को पकड़ के तो पढ़ोगे नहीं, दूर से बैठ के पढ़ोगे, ऑनलाइन में दूर से बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा सर, यहां सामने टीचर होता है तो हम डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज बताना, क्या जेन्युइनली पूछते हो? जितने लोग ऑफलाइन में हैं सच सच बता देना, कितने दिन तुम्हारी हिम्मत हो गई डाउट पूछने की? एक बार तुमने हिम्मत उठा के पूछा, सब लोग तुम्हें देखने लगे हैं, इतना नहीं, जिसको नहीं आ रहा वो भी तुम्हें देख रहा है, तुमको ये नहीं आता। अच्छा तुमको लगा हम ही गधे हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बैठ जाते हैं। फिर हिम्मत किए एक बार पूछने का, इस बार टीचर बोल दिया अरे अभी 2 बार तो समझाया, तुमको समझ नहीं आता क्या? सब बच्चे तुमको देख रहे हैं, तुम फिर सोचे अरे यार बैठ जाते हैं, ठीक है। चलो फिर तुम सोचे क्लास में नहीं पूछेंगे, अब सीधे डाउट वाली फैकल्टी के पास जाके पूछेंगे, ठीक है। वहां जाके खड़े हो, वहां तो एएम सर से ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, एएम सर तो फिर भी जल्दी आ जाते हैं कॉल पे, यहाँ तो लाइन ही खत्म नहीं हो रही डाउट की। और वहां गए, अब तुम एक डाउट पूछे, फिर उससे दूसरा डाउट आ गया, दूसरा आ गया, अब वो भी कह रहा है कि यार कितना बताऊंगा, इतना जाके पूरा चैप्टर पढ़ के आ, ठीक है, तेरा पूरा चैप्टर अनक्लियर है। तो भाई जेन्युइनली बताऊं तो ऑफलाइन में डाउट मिलेगा पूछने को, सामने टीचर होगा, उससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता, 1-आधा% का फर्क पड़ता है। एक चीज का बस फर्क पड़ता है ऑफलाइन से, वो चीज का फर्क यह है कि आपका शेड्यूल फिक्स होता है। आप सुबह उठोगे, कोचिंग जाओगे, कोचिंग से आओगे, पढ़ाई करोगे, ठीक। बट उसमें यह भी दिक्कत है कि आप थक जाते हो, ठीक है, और आप कभी नहीं गए तो आपके लेक्चर छूट जाते हैं, फिर आपका नोट्स बनाने में टाइम चला जाता है। तो मैं अगर अपने बात से बोलूं तो ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन, खत्म बात इस पे। अब रही बात कि सर ऑनलाइन से सिलेक्शन कैसे होगा, तेरे पढ़ने से होगा, ठीक। एक चीज बता दूं, ये बताओ नीट 24 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ लोगों का, सॉरी 5 में, 24 मेरे जीवन से जा क्यों नहीं रहा है, 25, हाँ नीट 25 में लोगों का सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं बताओ। देखें, एक बात की 100 बात, सीधी सी बात, आप तैयार नहीं थे, किस
टर्म्स में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल के टर्म में और टाइम मैनेजमेंट के टर्म में। बस इन दो चीज में आप तैयार नहीं थे। मेरा हर बच्चा पढ़ा हुआ था, हम लोग ना जाने कितनी बार मेंटरशिप पे रिवीजन किए थे, सिलेक्शन हो रहे हैं, स्टिल हो रहे हैं, बट बहुत सारे लोग बल्क में रिजेक्ट हुए इस बार। क्यों? क्योंकि कोई भी इस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं था और कोई भी इस लेवल की टाइम मैनेजमेंट पे नहीं था। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस इस लेवल का करना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है तो क्या चाहिए तुमको? अब 26 में यही चीज को सही करना है, ठीक है? नीट 26 में इसी चीज को फिक्स करना है, ये जो चीज है। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? इसके लिए तुम्हें चाहिए मैक्सिमम टाइम। मतलब तुम जितना लेक्चर से दूर बच पाओगे, लेक्चर से दूर का मतलब सही टर्म नहीं है, मतलब तुम लेक्चर से जितना जल्दी फ्री हो पाओगे, ठीक, अपने लेक्चर से जितना जल्दी फ्री हो पाओगे उतना ज्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा उतने लेवल ऑफ क्वेश्चंस करोगे और टाइम मैनेजमेंट में करोगे। ओवरऑल नीट 26 का मंत्रा इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एक स्टैंडर्ड लेवल पे इन टाइम बाउंडेड, सिलेक्शन कंफर्म। बस यही एकमात्र चीज लिख लो कॉपी पे, गलत हो जाए तो मुझे बता देना। पेपर छूटेगा, बता रहा हूं। अब पेपर छूटेगा क्यों? टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कभी भी उस लेवल का या उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम टाइम बाउंडेड होके किया ही नहीं, ठीक है? हाँ, ओल्ड लेक्चर भी काम करेंगे, अभी मैं वो कराऊंगा आगे चल के अपने बैचेस में, ठीक है? उसका लोड नहीं है, ठीक है? अब रही बात कि सर ठीक है, आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट में करना होगा, तो जेई के लिए पढ़ाई करें, आईआईटी जेई के लिए पढ़ें? जरूरी नहीं और करना भी नहीं है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, हमारे पास पीडब्ल्यू यकीन 2.0 लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में फिर आपको थोड़ा और क्लियर होगा। पीडब्ल्यू यकीन 2.0 लॉन्च हो रहा है 19 तारीख को, ठीक है? मेरे पास जितने भी पीडब्ल्यू वाले बच्चे हैं यहाँ पे, प्लीज ध्यान से बात समझिएगा, मैं आपके सारे डाउट का भी सवाल जवाब सब दे दूंगा। सबसे पहले जिनके भी स्कोर लेस देन 300 है, लेस देन 300 है, ठीक है? जिनके भी स्कोर लेस देन 300 है, सबसे पहली बात कि आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और बाकी आप बायो को भी कंसीडर कर ही सकते हो, कर ही लेना, अच्छा लगेगा। तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको न्यू लेक्चर ही प्रेफर करने हैं और किसी भी आईआईटी वाले टीचर का नहीं, ये मत कर देना गलती। तुम्हें सिर्फ नीट वाले ही टीचर के लेक्चर प्रेफर करने हैं, वो इस बार ऑटोमेटिकली अपना लेवल बढ़ा के आएंगे। एमआर सर या सलीम सर, मेरा चॉइस होगा एमआर सर, मेरा चॉइस होगा एमआर सर। क्यों? क्योंकि एक खूंखार घायल शेर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता, और इस बार एमआर सर पूरा घायल शेर है, ठीक है? उनसे खतरनाक इस बार कोई नहीं होगा। देखो यार, उस बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बंदा बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, रिस्पेक्ट मेरे से बड़े हैं, ठीक है, बट उस जोन में बोल रहा हूँ कि यार उनको अंडर एस्टिमेट करना ना बहुत बेवकूफ़ी है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ना, अगर उस इंसान में दम नहीं होता, देखो बहुत कमियां सब में होती है, मेरी में बहुत कमियां, सर में भी बहुत कमियां, पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म में भी बहुत कमियां, कमियां सब में है, लेकिन अच्छाइयों की बात करें तो अगर उनमें दम नहीं होता ना, तो नीट से 20 दिन पहले या कुछ दिन पहले उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं चलती है कोई टीचर ले आओ ट्रेंडिंग पे। 22 से 23 लाख लोग भरते हैं नीट का फॉर्म, 20 लाख लोग उनकी वीडियो देख रहे हैं, कुछ होगा अंदर बंदे के, तब तो समझो बात को। तो एमआर सर अगर समझ आता है परफेक्ट, अगर एमआर सर से, कुछ लोगों को ये शिकायत आती है एमआर सर से नहीं समझ में आता, देखो, ठीक है? हाँ, तो वही चीज बता रहा हूं, एमआर सर से कुछ लोग को नहीं समझ में आता है, तब आप सलीम सर का ट्राई कर सकते हो, लेकिन सलीम सर एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाके पढ़ाएंगे। अब बेटा स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाने का एक ड्रॉबैक सोच रहे हो, सिलेबस की स्पीड क्या होगी? अगर मैं बेसिक मैथ को जो इतने में रहता था उसको इतना खींच रहा हूं, तो हर चैप्टर खींचूंगा, जब हर चैप्टर खींचूंगा तो ऐसे ही मार्च एंड तक जाता था, फिर कब तक जाएगा? ठीक है? तो सलीम सर का कहां यूज करना है वो आगे चल के हम आपको
बता देंगे। ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ो। देखो अभी यहाँ मोस्टली जनता पीडब्ल्यू की है तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ, व्यूज भी पीडब्ल्यू के नाम से ज्यादा आएगा मेरे वीडियो पे, इसलिए। ठीक है, तो पीडब्ल्यू करेंगे। ठीक है, बाकी तुम्हारे पास जो टीचर है परफेक्ट है। तुम प्रशांत सर से पढ़ रहे हो, बहुत परफेक्ट है, एकदम एक नंबर है, वो तो हमेशा से एक जैसा पढ़ाते हैं। तुम सलीम सर से पढ़ रहे हो, परफेक्ट है। तुम जैसे अभी किसी ने लिखा आशीष चौधरी, ठीक है, महेंद्र सर, जितने भी सर है सब इस बार अपने लेवल पे अच्छा पढ़ाएंगे, बस इतनी बात समझ लो। ठीक है, तो तुम्हें लेक्चर में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिमाग कहाँ लगाने की जरूरत है? क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। पहले नॉर्मल नीट लेवल, ठीक, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाते जाओगे और जितना उसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते जाओगे, उतना तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो सारा फोकस जो बाकी बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस पे है, ऑफलाइन लेक्चर्स पे है, या ऑनलाइन में बेस्ट से बेस्ट टीचर्स पे है, मैं कहूंगा तुम अपना फोकस अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डालो। अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम ऐसे ही जीत जाओगे। ठीक, और इस पे हम लोग कहीं से कोई कमी कसर मेंटरशिप में नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, और जिनके स्कोर 300 से ज्यादा हैं, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 400 तक हैं, 450 तक हैं, आप पहली बात तो लाइव लेक्चर के चक्कर में थोड़ा मत पड़िएगा, 1-1.5 घंटा पीछे से स्टार्ट करिएगा, रिकॉर्डेड करिएगा। ठीक, और इसके अलावा मेरे 1-2 बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो 400 से 450 वाले हैं ना, इनको मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा। मैं पूरा नया और पूरा डिटेल लेक्चर नहीं दिखवा सकता, टाइम नहीं मेरे पास। ठीक है, तो मैं उनका ऑलरेडी उस तरीके से स्टार्ट कर दिया हूँ। मेरे पास कुछ बच्चे हैं तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं करा लूंगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे इससे नीचे हैं प्लीज आप बैच के साथ चलेंगे। जो भी स्कोर 400 कर लेते हैं, जो भी बच्चे 400 से नीचे है, प्लीज आप अपने बैच को ब्लाइंडली फॉलो करो, बैच के साथ चलो। स्टेप क्या होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, नीट प्रैप लिया है, ठीक है, परफेक्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब जब पीडब्ल्यू का बैच स्टार्ट होगा 19 तारीख को, सबसे पहले क्या करना है, बैच स्टार्ट होते ही आप लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ देर से थोड़ा रिकॉर्डेड में चलना, क्योंकि बातें स्टार्टिंग में होंगी, तुम उनको भगाते जाना। ठीक है, तो ओवरऑल तुम अपना लेक्चर स्टार्ट करो, लेक्चर के साथ कोशिश करो शॉर्ट नोट्स बनाने की। हाँ, सही सोच रहे हो, प्लीज डिटेल बहुत लेंदी नोट्स मत बनाओ, कोई नहीं पढ़ पाता है। ठीक, ये थोड़ा सा ऐसा चीज बता रहा हूं जो अगर तुम सही से ना समझो या सही से यूटिलाइज ना करो तो गलत जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं प्लीज बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर के नोट्स में मत जाओ कि तुम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरे सर को छाप दिए हो। ठीक भाई, शॉर्ट नोट्स यूज करो जिसमें पूरी थ्योरी होनी चाहिए, ठीक, पूरे फॉर्मुलेज होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होनी चाहिए। ठीक, अगर आप ड्रॉपर हैं तो 12th वाले तो भाई उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, वो अपना पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है, बट ड्रॉपर्स के लिए प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके अलावा आप पीपीटी का यूज करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है नोट्स वाला, आप पीपीटी उठाइए, पीडीएफ उठाइए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग गए, सर ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करके अपने नोट्स में डाल दीजिए। अब यकीन इन्फिनिटी लेना है या नॉर्मल, मुझे इसका आइडिया नहीं है इन्फिनिटी में क्या है, नॉर्मल में क्या है। ठीक है, मेरे को मतलब है अगर मतलब मेरे मेंटर्स में कोई बच्चा है, मुझे सिर्फ एक डिटेल लेक्चर का सोर्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को उससे, सिर्फ एक डिटेल लेक्चर का सोर्स। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए उसका, मैं खींच दूंगा, मेरे पास काम भर का काम है, कंटेंट है। उसके अलावा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए उसको हम बता देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिनके स्कोर 400 से नीचे हैं, जिनके स्कोर 400 से नीचे हैं, पहला तो एक तो नोट्स के लिए सबको बता दिया कि भाई क्रिस्प नोट्स रखो, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए पीडीएफ यूज करो। दूसरी बात, प्लीज पहले जितने लोग के 400 से लेस स्कोर हैं या 400 ज्यादा, सबसे पहले तो जो टीचर दे रहा है उतना ही यूज करो। नोट्स, डीपीपी, असाइनमेंट जो भी दे दे, क्लास में तुम्हारा टीचर जो भी तुम्हें दे रहा है, तुम्हारे बैच में, फॉर एग्जांपल यकीन पीडब्ल्यू बैच में तुम्हें जो कुछ मिल रहा है, 300 वाले उसी को यूज करेंगे, 400 वाले पहले उसको यूज करेंगे। मतलब 400 से नीचे वाले पहले जितना बैच में मिल रहा है उतना ही यूज करेंगे, 400 से ऊपर वाले उसको यूज करेंगे, फिर उसके बियॉन्ड जाएंगे। ठीक, अब सोचोगे सर जो 400 से नीचे हैं वो सिर्फ उतना ही करके खुश रहेंगे, पहले भाई उतना कर, जब तू उस लेवल पे आ जाएगा ऊपर आएगा। या ये देखो, मैं तो नंबर के टर्म्स में बता रहा हूं, तुम इसको नंबर्स के टर्म्स में मत देखो, तुम अपनी पोटेंशियल के टर्म्स में देखो। मेरे पास नंबर है, मैं नंबर के बेसिस पे बता रहा हूं कि 400 से नीचे वाले प्लीज अपने बैच के कंटेंट पे पहले पूरा शिद्दत से बिलीव करो। इस बार सब कोई अपना कंटेंट अच्छा करेगा,
सब लोग उस लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। उनके नोट्स के क्वेश्चन, उनके डीपीपी, उनके असाइनमेंट, उनके शीट, उनके एक्स्ट्रा शीट, उनके टेस्ट इतना जब ढंग से होने लग जाए तब एक्स्ट्रा सोचना। लेकिन जो 400 से ऊपर है, इतना करने के बाद आपको और करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फिर आपको अच्छी बुक्स या अच्छे मॉड्यूल्स या अच्छे कोई ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना होगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात को? तो ओवरऑल बेटा लेक्चर में टाइम ज्यादा नहीं देना है कि एक ही चैप्टर को तुम 10 टीचर से बार बार छोड़ छोड़ के पढ़ के समझ रहे हो, एक ही लेक्चर को बार बार आगे पीछे करके समझ रहे हो। बस तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करना है, मतलब इत्मीनान से लेक्चर को देखना है, समझने की कोशिश करना है। बट एक चीज ध्यान रख लेना, तुम्हारा ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी या ज्यादातर चीजें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्लियर होंगी, ना कि बार बार टीचर को देखने से क्लियर होंगी, ठीक है। 12th वाले बस डिटेल में करो यार, 12th को देखो डिटेल में करना पड़ेगा, नोट्स भी डिटेल में बनाना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू लाइक थ्योरेटिकल लिखना है। तो जब तक तुम डिटेल में नोट्स नहीं बनाओगे तुम थ्योरेटिकल लिखना सीखोगे कैसे, ठीक है। सीबीएसई तो अलग बैग पे बैग दिया जा रहा है सबको, तो उसका भी अलग चल रहा है। इधर एनटीए पागल हुआ पड़ा, उधर सीबीएसई पागल हुआ पड़ा है, ठीक है। सब तुम्हारे चक्कर में पड़े हुए हैं कि तुम किधर से लपेट रहे हैं। तो भाई 12th वाले थोड़ा डिटेल में काम करो, ठीक है। ड्रॉपर्स वालों के लिए बता रहे हैं। ओवरऑल ये सारी बातें बताने का रीजन क्या है? ये सारी बातें बताने का रीजन ये है बेटा कि मैं कह रहा हूं सारी चीजें साइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस इन टाइम मैनेजमेंट, हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाई अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इन टाइम लिमिट, ये है की फैक्टर, सबसे बड़ी चीज की फैक्टर। नोट्स बना लिया सुंदर सुंदर, कोई मतलब नहीं। लेक्चर को 10 बार देख लिया, मैं तो कहता हूं कि लेक्चर तुम कितनी बार देखो तुम्हारे लिए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वन शॉट। कुछ लोग वन शॉट यूज करते हैं रिवीजन के लिए, कुछ पहली बात तो इस बार वन शॉट ना मतलब उसका नाम भूल जाओ तुम लोग। वन शॉट होता क्या, भूल जाओ। अगर चाहे तुम 400 प्लस पे हो, चाहे तुम 400 से नीचे हो, किसी भी कंडीशन में भाई अगर तू वन शॉट का सोचा, भाई इतना मेरे सामने होगा थप्पड़ मार दूंगा मैं। बायोलॉजी में कहीं कहीं हम लोग यूज करेंगे वो ठीक है, फेयर इनफ। फिजिक्स केमिस्ट्री में वन शॉट गलती से सोचना भी मत, ना रिवीजन के लिए, ना 500 ही नंबर आए, 10 नंबर से सिलेक्शन छूट जाए, 5 नंबर सिलेक्शन छूट जाए, वन शॉट नहीं 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 भाई। वन शॉट से ज्यादा अच्छा है अगर तेरा 10-5 नंबर सिलेक्शन छूटा है ना, तू बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, तू बहुत सारे क्वेश्चन से चीजें सीख ले। वन शॉट सबसे बड़ा जहर है जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को खत्म कर चुका है, ठीक। हाँ वो यूट्यूब से गायब ही हो जाना चाहिए वन शॉट, ठीक है। तो भाई डिटेल लेक्चर चलेगा अपना, और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, नोट्स में ज्यादा टाइम नहीं देना है, रीजन प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देना है, ठीक। अगर हम सोचेंगे कि हम लेट्स सी, मान लो मेरे पास ये नोट्स है मेरा, ठीक है। अब मैं पेज 1 से पढ़ना चालू किया, ठीक है, पेज 1 से लेके आखिरी तक पढ़ लिया। अब मैं सोचा कि 4 घंटा तो मेरे को लग गया ये नोट्स रिवाइज करने में, अब मैं चलूंगा करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सबसे गलत चीज है, ये सबसे गलत चीज है। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा नोट्स को रैपिड रिवाइज करो। जो आपने क्रिस्प नोट्स बनाया शॉर्ट नोट में, उसको रैपिड रिवाइज करो। हमेशा रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में होना चाहिए। 26 के लिए तीसरा की पॉइंट, 26 के लिए तीसरा की पॉइंट रिवीजन, बैक रिवीजन होगा, जिसको क्या तो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिवर्स रिवीजन। रिवर्स रिवीजन इस बार हम लोग करेंगे, हर बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करेंगे। शॉर्ट नोट्स को एक रैपिड रिवीजन 30 से 35 मिनट में देखेंगे, उसके बाद हमेशा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट के थ्रू जाकर रिवीजन करेंगे। समझ गए ये बात? इतनी बातें समझ में आई 26 वालों? 3 चीजें फिर से जो बहुत की फैक्टर है। पहला, सही गाइडेंस, सही गाइडेंस मस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या बताता, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन हाई अमाउंट, इन हाई लेवल, इन टाइम मैनेजमेंट। तीसरा मैंने क्या बताया, अभी वन शॉट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, रिवीजन में बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरेटिकल रिवीजन पे नहीं जाना है, हमेशा रैपिड रिवीजन करना है थ्योरी का, और रिवर्स रिवीजन यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइम मैनेजमेंट में, इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट आया उसके थ्रू हम जाके अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू 2, अभी के लिए। बायोलॉजी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू 1। ये एक ऐसे बच्चे के लिए जो नूब है, जिसको अभी क्वेश्चन बहुत नहीं बनते हैं, ठीक। लेकिन वो बच्चा जो
एक स्टैंडर्ड लेवल पे है, उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का फॉर्मूला, ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू 1, और बायो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये इनटू 30 सेकेंड मान लो, ऐसे, ठीक है। तो अब मान लो फिजिक्स में यहाँ एक स्टार्टिंग करने वाले बच्चे का जिसका स्कोर 400 से नीचे है, जो भी उतना लेवल पे नहीं गया है, तो अगर मान लो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन है तो इक्वल टू 40 मिनट्स उसके पास है, ठीक है, टाइम लगा लो। बायो के 20 क्वेश्चन है तो उसके पास 20 मिनट है, टाइमर लगा लो, ठीक। और यही जो एक बच्चा 400 प्लस पे जो स्टैंडर्ड लेवल पे है, ठीक है, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मिनट है भाई तेरे पास, ठीक। बायो के 20 क्वेश्चन 10 मिनट है तेरे पास। चल शुरू हो जा, समझ गए? हाँ, ऑफलाइन टेस्ट के लिए आगे बताऊंगा, अभी नहीं। मेरी दरख्वास्त है सभी नीट एस्पिरेंट से, प्लीज ये गलती मत करिए कि अभी धड़ाधड़ आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। एक बच्चा जिसका 11th क्लियर नहीं है वो लीडर ज्वाइन कर लेता है, फिर आता है हमारे पास, भाई ये बता, जब मैं 11th को अच्छे से नहीं कराऊंगा तो मैं 12th को कैसे कराऊंगा? जब 11th की बेसिक्स नहीं कराऊंगा मैं 12th में कैसे घुस जाऊंगा? लीडर का इतना फास्ट फास्ट चल रहा होता है, मैं कैसे तेरे को कंप्लीट कराऊंगा? भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले पहले अपनी बैच की फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि हम जिस बैच से फॉलो कर रहे हैं उसका टेस्ट सीरीज क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले वो फॉलो कर। तो मतलब आप जिस बैच में है उसकी टेस्ट सीरीज तो आपके बैच के साथ चलेगी। एक्स्ट्रा जो आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, कोई एलएन करता है, कोई नीट पे, कोई, तो भाई रुक जाना, अगर मेंटरशिप पे हो तो एक बार बात कर लेना कि हाँ ये टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, उसके बाद ही लेना, ठीक है। नहीं, पुराने बैच देखिए, पुराने बैचेस को नहीं करना है फॉलो अभी, पुराने बैचेस को अभी नहीं फॉलो करना है, सबको नए बैचेस फॉलो करना है, ठीक है। अब कोई ऐसा है जो 400 प्लस है, 450 है, 470 है, वो मैं अपनी नजर में देखूंगा, हाँ मुझे कौन सा चीज इसको पुराने से कराना है, कौन सा नए से कराना है, ठीक है, कहाँ पे मैं किस लेवल पे लेके जा सकता हूँ, देखो वो समझने वाली चीज है, 1-to-1 गाइडेंस वाली चीज है। मैं थोड़ा सा सिलेबस स्पीड अप करने में इस चीज का फायदा उठाऊंगा। मेरे उन बच्चे जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, कुछ नंबर सिलेक्शन रुका है, उनको मैं थोड़ा फायदा इससे लेने दूंगा। तो वो पर्सनलाइज्ड वाली चीज है, उसको मैं पब्लिकली ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं भाई तुम लोग पुराने लेक्चर फॉलो कर लो, जल्दी जल्दी सिलेबस कर लो, नहीं, नए लेक्चर फॉलो करो, ठीक। लेकिन जो बच्चे कुछ नंबर से रुके हुए हैं वो पूरा नया लेक्चर सभी चैप्टर पे डिटेल जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स में आप अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, ठीक है, आकाश एलन का अच्छा नया वाला मॉड्यूल ले लो, ठीक है, फिलहाल के लिए। उसके बाद आपके पास नीट के भी 36 ईयर के क्वेश्चंस हैं ही, फिर PYQ जेई मेंस के हैं ही आपके पास, प्लस कोचिंग वाले ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा करके देंगे। इसके अलावा आप नीट प्रैप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बुक में बात करूँ तो DC पांडे ले सकते हैं फिजिक्स के लिए, SL अरोरा ले सकते हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए MS चौहान आती है नीट की, वो ले सकते हैं। बायो के लिए MTG सफिशिएंट है। बायो में इस बार हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेमिंग पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझा, याद किया और क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है। PW के मॉड्यूल्स, उनके मॉड्यूल्स का रिव्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है, अगर बेहतर है तो ले सकते हैं। हाँ, कंप्लीट एलियन मॉड्यूल इनफ है इंक्लूडिंग PYQ और बाकी चीज़ें। जो लोग मेंटरशिप में, आप चिंता मत कीजिए, आपके सोर्स को मैं वेरीफाई कर लिया करूँगा, ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम खुद ही आपको उस लेवल पे लेते जाएंगे, कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए नहीं। अभी नए जो भी आप लोगे, जैसे DC पांडे है, SL अरोरा है, उसमें लेवल अप रहते थे क्वेश्चन, ठीक है, बच्चे करते नहीं थे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग एक चीज़ बता रहे हो, क्या पिछले सेशन ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते थे क्या? मैं खुद उन मेंटर में से हूँ या उन लोगों में से हूँ जो मैं बच्चों को बोलता था कि ये छोड़ दो, ये नीट में नहीं आएगा, लेकिन कोचिंग में चीज़ें रहती थी, टीचर्स पढ़ाते थे, बहुत से टीचर्स पहले भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ाते थे, बहुत सी कोचिंग, बहुत सी टेस्ट सीरीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस लाती थी, लेकिन हम लोग छोड़ देते थे। रीज़न, क्योंकि कभी एनटीए ने वैसा किया नहीं था, इतना टफ पेपर कभी आया नहीं था, तो इसलिए हम लोग भी कॉन्फिडेंट थे। समझ रहे इस बात को? वही चीज़ें हैं ना कि हम लोग छोड़ देते थे। अभी जैसे किसी को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा पेपर आ जाएगा, लेकिन इस बार आइडिया है, तो इस बार तो हर कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट इसमें भी कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ पैटर्न चेंज होता है ना, तो सही गाइडेंस से ज़्यादा गलत गाइडेंस आ जाती है मार्केट में। अभी सब लोग IIT जेई के नाम पे आपको बेचेंगे, सब बोलेंगे IIT लेवल की बुक है, सब बोलेंगे IIT लेवल के कंटेंट है, सब बोलेंगे IIT लेवल का टीचर। नहीं जरूरत है भाई, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है भाई।
ठीक, नीट से थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है, और वो नीट वाले ही टीचर्स तेरे को सब कुछ देंगे, भरोसा तो रखो उन पे। जेई मेंस के पीवाईक्यू करेंगे, एंड में करेंगे, अभी नहीं। हाँ, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराने पर फोकस भी करेंगे। इस बार सबसे बड़ी चीज तो टाइम का ही गेम है। अगर मैं बच्चों का सिलेबस जल्दी नहीं कंप्लीट करा पाया तो हम लोग फेल हो जाएंगे। अगर हम डेली बेसिस पे बच्चों की क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम नहीं डाल पाए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे नहीं करा पाए, तो हम लोग हार जाएंगे। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। डेली बेसिस पे अगर डेली मतलब हम लोग मिनिमम 200 क्वेश्चन का भी रेशियो नहीं बना के चले डेली, तो पिटेंगे हम लोग, वो भी टाइम मैनेजमेंट में। दूसरा, अगर डेली बेसिस पे और दूसरा अगर हम लोग टाइम पे सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए, तब पिटेंगे। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास हातिम है एग्जाम्पल, और भी एक दो बच्चे हैं जिनका सिलेबस आखिरी में कंप्लीट हुआ था, बट उन्होंने मतलब आखिरी महीने में कंप्लीट हुआ था, बट उन्होंने जो पढ़ा था बहुत सॉलिड पढ़ा था, ठीक है, बहुत सॉलिड पढ़ा था। हातिम का तो इस बार सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसका सिलेबस तो आई थिंक अप्रैल नहीं मार्च एंड तक गया था, अप्रैल के कुछ वीक तक भी शायद गया था, ठीक है, हाँ मार्च एंड तक। तो बंदे में दम था, उसको पता था जो पढ़ रहा हूँ अच्छे से पढ़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूँ, शांति से पढ़ रहा हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, कर लिया। तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट, अच्छा सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने की हमारी तो बहुत सारे मेंटरशिप में बहुत सारे बच्चों की सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराए थे हमने, मजा नहीं आ पाया, क्यों? पेपर लेवल बढ़ गया था, ठीक है। तो थोड़ा हमें भी अपना स्टैंडर्ड समझना होगा, हमें अपना लेवल समझना होगा, ठीक है। सुहानी देखिए सितंबर एंड में सिलेबस खत्म कर लिया था, सोचो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 7 महीने इस लड़की ने सिलेबस खत्म कर लिया था, लेकिन 50 नंबर से रह जाएंगी, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाँ, एररलेस नहीं, उसमें शायद बहुत एरर है, एररलेस नाम है लेकिन उसमें बहुत एरर है, बेकार है, हाँ वही चीज़ है, उसमें बहुत एरर है, ठीक है। आप SL अरोरा या DC पांडे पे जा सकते हो। ठीक है, बाकी कंटेंट वगैरह के लिए आप वेरीफाई करते रहिएगा, ठीक है। और मैं एक बार जो बच्चे 25 में चीज़ें फॉलो किए थे उनसे भी एक बार आपके रिसोर्सेज के लिए चीज़ें चेक कर लूंगा, ठीक है, उसके लिए चिंता मत करिए। ओवरऑल आपको कहानी समझ में आई इतनी बातें। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका अलमाइटी मीटर, इसको अभी से इसको नया बना के मैं दूंगा, ये 25 का है, 26 का आपको अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएगा। इसके सारे स्टेप अभी से करना, ये वन शॉट वाला तो काट दो, ये इस बार हटा दूंगा, पूरा हटा दूंगा, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना ये पूरे स्टेप फॉलो करते चलना है। पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक, छठवां ये, सातवां ये, ठीक, उसके बाद आठवां, नौवां, ये 9 स्टेप्स हैं टोटल, और उसके अलावा ये 5 स्टेप्स हैं रिवीजन के, इनको अभी भूल जाइए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन के साथ ये 9 स्टेप है जो आपको करते चलने अभी से क्या, लेक्चर सबका करना है, ठीक है, जैसा मैं बताऊंगा, नोट्स बनाना है, मैंने बताया क्रिस्प नोट्स बनाना है, ठीक है, डीपीपी करनी है, डीपीपी के अलावा 200 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, डीपीपी के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन करने हैं। 10 इयर्स के पीवाईक्यू नहीं, ये गलत है। अब 30 से या 36 ईयर्स पीवाईक्यूज करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में सिर्फ 10 ईयर्स करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 36 ईयर पीवाईक्यू करेंगे, ठीक, और बायो में बस 10 ईयर्स करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ लीजिएगा। फॉर्मूला शीट मुझे स्टार्टिंग से बनती हुई मिलनी चाहिए, शॉर्ट नोट मुझे स्टार्टिंग से बनते हुए मिलने चाहिए, उसके अलावा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जांपल्स अभी से करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी एनसीईआरटी साथ के साथ करते चलना है, और साथ के साथ उन टॉपिक्स वाइज एग्जांपल्स सॉल्व करते चलना है। फॉर्मूला शीट शुरू से बनाएंगे तो उसमें सब कुछ नहीं भर देंगे, बाद में इंप्रूव कर लेंगे ना, पहले बनाना तो सीखे। जो लोग समझदार हैं वो अपना स्टार्टिंग से अच्छा बना लेंगे, ठीक, बाकी लोग अगर स्टार्टिंग में नहीं बनाएंगे तो उनसे एंडिंग में नहीं बनेगा, तो अभी से बनाते चलोगे, बाद में काट पीट के उसको सही कर लेंगे, ठीक। और चैप्टर वाइज टेस्ट तो देना है, ये ध्यान रखना, चैप्टर एक खत्म हुआ, अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दो, ठीक। और कोई भी 720 का टेस्ट या 190 का टेस्ट जो तुम्हारे कोचिंग में आने वाला है, ठीक, 190 से पहले चैप्टर वाइज तो कर ही लेना, 720 से पहले एक पार्ट टेस्ट भी मेरे से बनवा के कर लेना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। इतनी बातें समझ में आ गई, ये अपडेट करके आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है, ठीक है,
कि आपको पूरे पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, ठीक है, देखो यहाँ एक ये बहुत ज़्यादा मेंटरशिप वाले भाई आजकल फ्रॉड कर रहे हैं, उसके चक्कर में बच्चे इतने डरे हुए हैं। आज आपको मैं बता रहा हूँ, एक बच्ची कुछ दिन पहले मेरे से मिली थी, बोलती है नहीं आप एम सर हो, कैसे मालूम, उसको कॉल करके आवाज़ सुनाएगा मैं एम सर हूँ। आज एक आई बोली कि वीडियो कॉल पे आओ तब पेमेंट करूंगी। पहले तो मेरा भी डर लग रहा था ये वीडियो कॉल में स्कैम ना चल जाए, ठीक है, मैं भी डरते डरते थोड़ा हाथ वाथ रख के वीडियो कॉल किया, नहीं तो मैं ऐसे अननोन वीडियो कॉल नहीं करता, ठीक है। तो भाई फ्रॉड बहुत है, इसलिए मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि भैया अपनी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है। आप में से अगर किसी के घर पे जीएसटी रजिस्टर्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आप हमसे जीएसटी रजिस्टर्ड बिल ले सकते हैं। तो आपको जो जीएसटी लगती है हमारी 1000-2000 की, वो आपको रिटर्न आ जाएगी। आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, तो जिनके पास जीएसटी इनवॉइस का है मेरे से जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी दुकान है, कोई भी ऐसा है आपके घर पे, किसी भी तरीके से आप जीएसटी फाइल करते हो, आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट है तो जीएसटी फाइल करते होंगे, आपके पास कोई बिजनेस है तो जीएसटी फाइल करते होंगे, तो अगर इन केस किसी भी हाल में आप जीएसटी फाइल करते हो बेटा, तो हमसे अपनी एडमिशन का जीएसटी इनवॉइस जरूर ले लेना, उससे आपको जो भी 1000-2000 का बेनिफिट हो जाएगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा है, आपकी फीस का लगभग 18% ना मेरा होता है ना आपका होता है, वो गवर्नमेंट लेती है, क्यों लेती है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हमको लगता है शायद उसी जीएसटी से पाकिस्तान की डैश डैश किए लोग, तो अच्छी बात है, खुशी है थोड़ी सी, ठीक है। तो अच्छी बात है, वो देना चाहिए, ठीक है। तो अगर जीएसटी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई भी फ्रॉड व्रॉड नहीं होता, आपका हर एक बिल का ट्रांजेक्शन सबका जवाब गवर्नमेंट को हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो अब ओवरऑल भाई मेंटरशिप में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं मिलने वाली। अब तुम काम चोरी करो, तुम भाग जाओ, तुम ना करो, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो भाई देखो कह रहा हूं कि बहुत परफेक्ट नहीं हो, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश तो तुम्हारे लिए कर सकता हूं। तुम भी वही करो, तुम भी बहुत परफेक्ट नहीं हो, मेरे लिए परफेक्ट बनने की कोशिश करो, दोनों कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड लेक्चर कोटा के टीचर्स और हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉट श्योर 100% श्योर नहीं हूँ उसको, अगर मैं रिव्यू कर लूँ, रीचेक कर लूँ तो बता सकता हूँ, ऐसे नहीं भाई। इस बार देखो बात ये ना, कॉन्सेप्ट जो है ना वो बनाना बहुत जरूरी चीज है। अगर कॉन्सेप्ट का लूप होल रह गया तो फंस जाओगे तुम लोग, ठीक है। अगर अब जैसे प्रशांत सर है, प्रशांत सर के ओल्ड लेक्चर में भी उतना दिक्कत नहीं आएगा जहां तक मुझे लगता है। हातिम आपने फॉलो किया ना प्रशांत सर का, प्रशांत सर के ओल्ड लेक्चर्स में भी क्या आपको लगता है कि अभी भी लेवल की कमी है? नहीं तो प्रशांत सर ऑलवेज थोड़ा सा उस लेवल पे रहते हैं, नीट फिजिक्स कोटा के प्रशांत सर है, ठीक है। तो उनका लेवल हमेशा वो ठीक रहता था। तो अगर बेटा कुछ टीचर्स के लेवल ठीक है तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं पब्लिकली बोल सकते कि नहीं भाई तुम कर लो। देखो कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा बेटा, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। अगर तुम सोचो कि बिना कॉन्सेप्ट समझे हाई लेवल ऑफ सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, तो ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट हो जाएंगे। जो तुम्हें क्वेश्चन से सीखना चाहिए वो सीख ही नहीं पाओगे तुम, ठीक है। सिलेबस का डर नहीं है बेटा सईद, हम हैं बैठे, टेंशन मत लो, सिलेबस का टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल साजिद, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे कहाँ से प्रैक्टिस करनी है उसका कोई आइडिया, कोई बात नहीं आदित्य, जब आपका ग्रुप बनाएंगे उस समय बात हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप लोग को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। डोंट वरी, जब आप मेंटरशिप पे आएंगे तो आपकी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, वो सब चीज़ का ध्यान रहता है, ठीक है। ओवरऑल मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो लोग सोचते हैं कि मेंटरशिप भाई ऐसे ही, देखो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेंटरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, घर वालों को परेशान मत करो। बहुत लोग तो अपने घर वालों के क्या क्या कर्जे करके जा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग करने, भाई मत कर यार ऐसा, रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन से नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक। तो उसी तरीके से भाई कर्जे लेके ऑफलाइन मत जाओ, कर्जे लेके मेंटरशिप मत ज्वाइन करो। आप अफोर्ड कर सकते हो भाई आप सब कुछ करो, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेंटरशिप अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इस सेशन तो स्पेशली रोल प्ले होता है, क्यों? क्योंकि अपने से तो जो यूट्यूब पे बिक जाए वो बिक जाए, चलते रहो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 ही घंटा आपका लिए हम, ठीक है। नहीं 1.5 घंटा हो गया, लेकिन हम लोग बात की 1 घंटा। और बाकी जिन लोग के ग्रुप नहीं बने हैं बन जाएंगे, जिन लोग के अंदर बाकी मेंटर्स नहीं एडेड हैं वो एडेड हो जाएंगे, ठीक। अब धीरे धीरे मेंटरशिप अपनी स्पीड पकड़ रही है क्योंकि चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्टेड होती जा रही हैं, तो अब आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा हमारा ऑफलाइन 15 जून से स्टार्ट होगा, तो जिनको एडमिशन लेना होगा ऑफलाइन में वो पहले से अपनी सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है।
और ऑफलाइन में वही आए जिनको घर पे प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, बैकलॉग, इन सब की समस्या होती है, ठीक है। अदरवाइज आप अपने घर पे बैठ के पढ़िए। हाँ, रिकॉर्डिंग डाल देंगे। हमारी मेंटरशिप की फीस वन टाइम फीस 10,000 है, इंस्टॉलमेंट में 12,000 है, 4,000 करके 3 बार में पे कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन की फीस 8,000 रुपये महीना होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप जा सकते हैं। हाँ, यूज़ करके ही पता चलेगा भाई, वो फीस आपको लग रही होगी, लेकिन आप ये सोचो कि 12 महीने 4 लोग आपके पीछे रहते हैं, ठीक है। उसके पीछे बाकी डाउट फैकल्टी का छोड़ दो, तो सब कुछ हमें इसी में मैनेज करना होता है। तो इट्स नॉट लाइक एक बैच ना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं पीडब्ल्यू का बैच तो 4,000 में मिल जाता है, तो भाई वो रिकॉर्ड करके डाल देते, तुम देखो। हम तो तुम जब आओगे तो हम तो रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे ना, हम तो तुम जब आओगे तुम्हारा 1-to-1 ग्रुप बनाएंगे, तुमसे बात करेंगे, देखेंगे कितना पूरा हुआ है, आगे कितना बना। तो अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मैं 4 महीने बाद आ रहा हूँ आपकी मेंटरशिप स्टार्ट होने, तो मैं 4 महीने बाद के हिसाब से तुम्हारा स्टार्ट करता हूँ, 4 महीने में समझ लूंगा 30% सिलेबस हो गया तुम्हारा, ऐसा नहीं होता ना। जब भी आते हो पर्सनल मेंटरशिप का मतलब है जीरो से स्टार्ट करना, मतलब तुम जहाँ हो तुम्हारी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो, किसी को अफोर्डेबल लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा, मेरे को उस पर नहीं है। बस इतना है कि भाई आओगे तो ईमानदारी से हम लोग आपको काम करते दिखेंगे, और उसका बेनिफिट आप लेना चाहोगे तो आप ले लोगे, आप नहीं लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे। जैसे हमारे पास हातिम है, ठीक है। हातिम बहुत, इसको मेंटरशिप की जरूरत नहीं थी, बहुत मेंटरशिप की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बट इसको एक चीज में मेंटरशिप की जरूरत थी, ये हर बार एंडिंग में आके सिलेबस छोड़ देता था, रिवीजन पे चला जाता था, सिलेबस पूरा नहीं करता था, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग थे, सपोर्ट रहा, समझाते गए और एंड तक सिलेबस को कवर किया। 1 महीने में जितना रिवीजन हो पाया उतना से ही नीट में सिलेक्शन ले लिया है, हो जाएगा सिलेक्शन। तो अब इसके लिए सच तो मेंटरशिप की कोई काम की नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट पे इसके लिए बहुत काम की आ गई, उस एक पॉइंट से हो सकता है इसका सिलेक्शन हो गया हो। तो हम नहीं करें कि हमारे वजह से सबका हो जाएगा, नहीं होगा। हम लोग की कुछ कुछ चीजों से जहां भटक रहे होंगे वहां हम लोग पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे, भटकने नहीं देंगे, वही होता है गाइडेंस। मेंटरशिप इज नॉट लाइक आपको आगे से पुल नहीं करेगी, आपको पीछे से पुश करेगी, बस